हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान, यहाँ से आपके मध्य प्रदेश के एग्जाम में ऐसी कोई एक सिंगल एग्जाम नहीं होती है यहाँ से क्वेश्चंस ना बने। हर एक एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय संविधान में नियुक्तियों से राष्ट्रपति इसके अलावा प्रधानमंत्री से रिलेटेड, उनकी नियुक्तियों से रिलेटेड या जो संविधान सभा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो गाइस, पटवारी में यहाँ से 110% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस व्यापम के सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिले जिससे आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लें, तो गाइस उसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। अगर आपने मध्य प्रदेश पटवारी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो इस टेस्ट सीरीज में हमने ऑलरेडी इसका टेस्ट भी डाल दिया है, टेस्ट एज ए लगा सकते हैं। और अगर ये आप पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज में इसकी पीडीएफ भी हम डाल देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपने अगर एनरोल नहीं भी कर रखा है तो भी आपको ये मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो वीडियो है आपका इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी एग्जाम में यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं हम। और उससे पहले बता दें, हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है जैसे कि पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और ये एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। गाइस, एक बार जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। डेमो चेकआउट करेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा क्योंकि इसमें पूरा मैथ्स हमने कवर करवाया है। आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा जितने भी आपके आबकारी में पाई चार्ट और वेन डायग्राम, जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बने हैं नए नए, वो पूरे इसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे। सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी अपडेट करवा दिए इसमें और पहले से डले हुए हैं, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। पूरा फुल लेंथ टेस्ट डले, करंट अफेयर के टेस्ट डले, नेशनल करंट अफेयर भी इसमें डाल दिया है हमने जहां से आपके लगातार क्वेश्चंस बने थे। क्लियर है? तो सारी डिटेल आपको ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और आगे भी करवाते रहेंगे, एग्जाम से पहले पूरा करवा देंगे। इसके अलावा जेल प्रहरी की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये। और इसके अलावा ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। ये 2021 की ई बुक है। इसके अलावा यह हमारा स्पेशल वीडियो कोर्स है एमपी जीके का, तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है इस वीडियो का। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ये कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपका बन गया है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर को 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। और इससे रिलेटेड आपके आबकारी में भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। गाइस देखिए, एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा, आपकी जो एजेंसी है एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, जिसने क्वेश्चंस बैंक आपकी जो अपडेट किए हैं, वो एजेंसी एक ही है और एक ही एजेंसी इन दोनों की, यानी आप जेल प्रहरी की भी जो एग्जाम होगी वो सभी एक ही एजेंसी करवाएगी। तो जो पैटर्न रहेगा लगभग सेम रहेगा और क्वेश्चंस जो बनने के चांसेस है वो सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए आप नेशनल का स्टैटिक जीके भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा क्योंकि लगातार क्वेश्चंस आपके पूछ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ से हमारा बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है आपको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये थे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अभी हमने आपको कवर करवाया है। क्वेश्चन अगर बने कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसे बनाया गया, तो परमानेंट जो चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, यानी संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ये क्वेश्चन आपसे बना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, आपको बताना है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा आपका 26 नवंबर 1949 को। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया गया था। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना होगा आपको। दोनों क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में हैं और आपको लगेगा कि एक ही क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज है और फॉर्मेट भी अलग है। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी तरह क्वेश्चंस बनता है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था, है ना, किस दिन से पूर्णतः लागू हो गया था? तो ये जो पूर्णतः लागू हुआ था भारतीय संविधान, ये हुआ था 26 जनवरी को 1950 को। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। एक और चीज हम आपको बता दें गाइस, अगर आपने आबकारी का एग्जाम दिया था, क्लियर है, अगर आपने आबकारी आरक्षक का एग्जाम दिया था तो उसकी जो आंसर की है फाइनली रिलीज कर दी गई है। कल तक का टाइम है आपके लिए
फिर लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी 2 तारीख के बाद में। तो अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो लगा लीजिएगा ऑब्जेक्शन और आंसर की जरूर से डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा गाइस हमने टेलीग्राम पर भी आपको जो आपके रोल नंबर है और टीएससी कोड है ये सेंड करने के लिए कहा था कि अगर ये चीजें आप सेंड कर देंगे हमें, हमने जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं उन पे या फिर स्टार्टिंग में जो कॉन्टैक्ट नंबर बताए उन पर, तो गाइस उनसे क्या होगा कि हमें एग्जैक्ट पैटर्न का पता भी चल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आपको जो आपकी आबकारी की एग्जाम में जो क्वेश्चंस बने हैं उस तरह के क्वेश्चंस अगर पटवारी, वन आरक्षक, जेल प्रहरी इनमें अगर पूछे जाएंगे तो वो हम ऑलरेडी आपको कवर करवा देंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से सोल्व करवा देंगे पूरी डिटेल के साथ में, ताकि आपको आगे नेक्स्ट जो एग्जाम है उसमें काफी अच्छी खासी हेल्प आपको मिल जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से अपने जो डिटेल है, रोल नंबर और टीएससी कोड ये जरूर सेंड करें ताकि हमें सारे क्वेश्चंस मिल जाए, पेपर मिल जाए और हम उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको कवर करवा दें। क्लियर है? तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से सेंड कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप डायरेक्टली हमें सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को थोड़ा सा आप कर सकते हैं, बाकी आपकी ही हेल्प करने के लिए ये कदम हम उठा रहे हैं अगर आप चाहते हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना था? तो भारत जो गणतंत्र बना था ये कब बना था? सही जवाब रहेगा 26 जनवरी को 1950 को। 26 जनवरी 1950 यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ये जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का ये रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी डी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया 24 जनवरी को 1950 को। 24 जनवरी 1950 यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो स्वीकार किया था ये किया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। सही जवाब रहेगा 6 यानी बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? ये क्वेश्चन आपका आबकारी में बना है। संविधान संपत्ति के अधिकार को संविधान का जो संशोधन है जिसके द्वारा हटाया गया है, तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? ये था आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का जो रक्षक कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सही जवाब यहाँ से हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अ एवं बा दोनों यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों का संरक्षक या रक्षक कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा दोनों यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो ये जो माना गया ये किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया? तो यहाँ से आर्टिकल 21A आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 21A के तहत ये माना गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। क्लियर है? तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वहां आपको आगे बताना है क्या आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, देखिए संविधान का जो आर्टिकल 40 है ना, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का संगठन करने से रिलेटेड है। ग्राम पंचायतों का संगठन करने से रिलेटेड है, तो ये राज्यों को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 40 और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से एक ग्राम पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल वाला क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 40 वाला आबकारी की एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की जो प्रेरणा ली गई है ये किस देश से शामिल की गई है ये आपको बताना है। किस देश के संविधान से ये ली गई है? तो मूल अधिकार जो लिए गए हैं ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से लिए गए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान से यानी संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो देखिए मूल अधिकारों की संख्या अभी हमने आपको कवर करवाया है। मूल अधिकारों की जो संख्या है ये 6 है, ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, है ना। अब आपसे क्वेश्चन बना है कि जो संविधान में मूल कर्तव्य है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी 11 है। 11 यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो ये जो किया गया था ये स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति, इसकी अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को संविधान में। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन कौन शामिल होते हैं, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं, आपको याद होना चाहिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधान सभाओं से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। क्लियर है, सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि होती है, ये होती है 5 वर्ष की। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो विधि अपनाई जाती है, इस विधि का नाम आपको बताना है और ये विधि है अनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि, एकल संक्रमणीय विधि और अप्रत्यक्ष मतदान की विधि। तीनों आपका सही जवाब रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा, उपरोक्त सभी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, आपको बताना है कौन है जो कि निर्विरोध चुने गए थे, इनका नाम बताना है जो कि राष्ट्रपति थे। अगला देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनका नाम, और सही जवाब इस क्वेश्चन का जो रहेगा ये रहेगा नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे ये नीलम संजीव रेड्डी, इनका नाम है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप लगाया जाता है, ये संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही लगाया जा सकता है या राज्यसभा में ही लगाया जा सकता है, ये संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, ये राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति जो निहित होती है, ये होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति यहाँ से भी फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होते हैं वो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा उसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे, सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा के जो सदस्यों को मनोनीत करता है, इनकी संख्या 12 है, 12 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी अपर हाउस जो होता है, इसको क्या बोला जाता है। तो अपर हाउस जो होता है, ऊपरी सदन, इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, राज्यसभा, इसको बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री जी की जो नियुक्ति की जाती है, ये राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक और क्वेश्चन कवर करवा दे, देखिए अभी अपर हाउस से आपका क्वेश्चन बना है, लोअर हाउस अगर आपसे पूछे जाए तो लोकसभा रहेगा, अपर हाउस पूछा जाए तो राज्यसभा रहेगा, निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा, ऊपरी सदन हो जाएगा राज्यसभा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा 6 महीने, 6 माह, यहाँ से 6 मंथ ये रहता है टाइम पीरियड। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, है ना, सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है, ये हो सकती है 552, है ना, 552, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है यह है 250, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो किसी विधेयक को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, ये आपकी हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो गाइस धन विधेयक जो कहा जाता है, प्रमाणित करता है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है ये महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ से आपसे पूछा है कि केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति द्वारा वहां पर एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है।
है ना। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक वहां का प्रशासन चलाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का, यूनियन टेरिटरीज का। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत आपसे पूछा है, यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस आपसे स्वतंत्र भारत पूछा है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ पर एक और वर्ड दे रखा है भारतीय गवर्नर जनरल, है ना। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी के नाम से भी आपका हो सकता है ऑप्शन मिल जाए। तो याद रखिएगा चक्रवर्ती यानी सी राजगोपालाचारी, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, ये आपको बताना है। अभी हम ऑलरेडी आपको राज्यसभा का तो बता चुके हैं। अब याद रखिएगा एक और, देखिए राज्यसभा का तो बता चुके हैं, लोकसभा का और आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो क्रमशः हम आपको बता दें, लोकसभा में इनकी संख्या 2 होती है और राज्यसभा में होती है 12। याद रखिएगा राष्ट्रपति जी द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्य की संख्या 2 है और राज्यसभा में 12 है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच की अधिकतम कितने समय अंतराल का होना चाहिए, यानी इसके बीच की अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए, ये आपको बताना है। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? क्लियर है? तो सही जवाब रहेगा 6 माह का अंतर होना चाहिए, 6 माह, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है ये राज्यपाल होता है। राज्यपाल बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? संविधान के अनुसार आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 500, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये देखने को मिलती है भारत के कितने राज्यों में? तो आपका सही जवाब यहाँ से रहेगा 6, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल यानी स्टेट कैबिनेट जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष यानी असेंबली ईयर में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं? विधानसभा का वर्ष में कम से कम जो अधिवेशन होने चाहिए अनिवार्य रूप से ये 2 होने चाहिए, 2 अधिवेशन अनिवार्य रूप से होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपका कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक जो देखने को मिलती है ये उत्तर प्रदेश में मिलती है। उत्तर प्रदेश, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? और ये जो जम्मू कश्मीर आपको पता होना चाहिए अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, अब ये राज्य नहीं रहा। और आर्टिकल कौन सा है जे के लिए स्पेशली यहाँ से ये क्वेश्चंस पुराना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस बनता रहता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये रहेगा अनुच्छेद 370। अब ये आप सभी को पता ही कि ये हट चुकी है 370, है ना। अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको दिया जा चुका है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आगे भी आपका पूछे जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो केग जो नियुक्त किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारा यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो उच्चतम न्यायालय है ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है। नई दिल्ली हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में न्यायाधीशों की कुल संख्या आपको बतानी है कितनी है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 34 यानी 34 न्यायाधीशों की कुल संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हम आपको बता दें 33 यहाँ पर न्यायाधीश होते हैं, है ना। 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी एक चीफ जस्टिस होते हैं, बाकी 33 जस्टिस होते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह से प्लस 1 कर ले तो 34 यहाँ से आपका हो जाता है। न्यायाधीशों की कुल संख्या यहाँ से पूछा है और न्यायाधीशों की कुल संख्या पूछी जाए 34 बताना है। बाकी अगर आपसे पूछे जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने चीफ जस्टिस होते हैं या चीफ जस्टिस की कुल संख्या कितनी होती है, तो एक आपका सही जवाब रहेगा क्योंकि एक ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बाकी 33 जो होते हैं ये आपके न्यायाधीश होते हैं। अगर न्यायाधीश की पूछे जाए कि न्यायाधीश, देखिए न्यायाधीश दोनों में अगर आपसे पूछे जाए कि न्यायाधीश कितनी होती है तो ये 34 आपका रहेगा। क्लियर है?
थोड़ा सा कंसेप्ट को देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझना है, किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर 51 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं और आगे आने वाले वीडियोस में भी आपको और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आप काफी अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। गाइस हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है। और लास्ट टाइम में आप सभी को बताइए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। तो अच्छे से एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो करीबन 15 दिन का समय है आपके पास में, अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं एग्जाम से पहले। ऑनलाइन एग्जाम का पहले आप अच्छे से समझिएगा किस तरह से ऑनलाइन एग्जाम दी जाती है, किस तरह से पैटर्न फॉलो होता है, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें एक एक चीज आप चेकआउट करिएगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ताकि आप एग्जाम से पहले अच्छे से रूबरू हो जाए ऑनलाइन एग्जाम से और अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो सारी चीजें आप इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी। पूरा यहाँ पर कंटेंट डला हुआ है, हमने ई बुक में स्पेशली मैनेजमेंट की और कंप्यूटर की स्पेशली अपडेट कर दी। अगर आपने चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, जो कि मध्य प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारी एमपीजीके की टेस्ट सीरीज है, ये हमारी एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2022 की। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को, एप्लीकेशन को, दोनों जगह को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर करंट की अपडेट सबसे पहले हम अपडेट करते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।